हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सेकंड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स की, उसकी आज ये 4th क्लास है। और जिसमें आज हम आपको थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में बताएंगे। क्या होता है थ्योरी ऑफ रेडिएशन? मतलब विकिरण का सिद्धांत। विकिरण क्या चीज़ होती है, मतलब कि जो जैसे कि पढ़ते हैं क्या है कि जैसे इसमें कोर्स में क्या आपको मैं आज बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इसमें। ठीक है, ये आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताएंगे। कृष्णिका विकिरण क्या होता है, उससे संबंधित नियम, मतलब वेले जीन्स लॉ है, बीन्स लॉ है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ है, या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम थ्योरी की जो नींव है उसके बारे में प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ये सब बताएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एनर्जी डेंसिटी और रेडिएशन प्रेशर की अवधारणा क्या है, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस उसकी असम्पशंस क्या है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ का फार्मूला और फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, बीन्स लॉ क्या है, रेले जीन्स लॉ क्या है, इसकी सफलता और असफलता के बारे में बताएंगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसके फार्मूला और एप्लीकेशन क्या है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछे जाने वाले जो है इंपॉर्टेंट लगभग 30 क्वेश्चन लाए हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे अपने टॉपिक की। और क्या है पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेडिएशन ऑफ विकिरण लाभ। ठीक है, क्या है रेडिएशन एवं यानी कि कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका का मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या चीज़ होती है दोस्तों? ब्लैक बॉडी का मतलब है कि एक ऐसे, मतलब कि काली यानी कि एक बॉडी, मतलब एक काला मैंने बॉडी जैसे ले ली। ठीक है, यानी कि ऐसी बॉडी जिस पर यानी जितना ही प्रकाश हम डालें वो पूर्णतः ऑब्जर्व कर ले, मतलब कि अपने अंदर पूर्णतः संग्रहित कर ले, उसी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन आप देख सकते हैं। रेडिएशन मतलब वह ऊर्जा, रेडिएशन क्या है, एक ऊर्जा जो किसी वस्तु से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है के रूप में बिना किसी माध्यम में उत्सर्जित होती है। रेडिएशन क्या होती है, यानी कि जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो। तो यानी कि ऊर्जा मतलब प्रकाश को, यानी प्रकाश को चलने के लिए जब किसी माध्यम की यानी कि जरूरत नहीं पड़ती है तो उसे रेडिएशन यानी कि जो उसका प्रभाव होता है उसको रेडिएशन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स के रूप में। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है? ब्लैक बॉडी देखिए दोस्तों क्या है, सॉरी दोस्तों, देख सकते हैं ब्लैक बॉडी क्या है इसमें। ब्लैक बॉडी मतलब कृष्णिका। कृष्णिका क्या चीज़ होती है दोस्तों? कृष्णिका वह आदर्श वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण तो 100% को अवशोषित कर ले। जितना भी विकिरण मतलब लाइट पड़े वह पूरी की पूरी ऑब्जॉर्व कर ले। ठीक है, यानी कि ना तो परावर्तन हो उससे, रिफ्लेक्शन, और ना ही ट्रांसमिशन मतलब परागमन हो। ठीक है, गर्म होने पर यह सबसे अधिक विकिरण भी उत्सर्जित करती है, यानी जितनी भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा यह उत्सर्जित करेगी। मतलब एक आदर्श जो कृष्णिका होती है ब्लैक बॉडी, वह आदर्श अवशोषक, आदर्श उत्सर्जक, मतलब आइडियल ऑब्जर्वर एंड आइडियल एमिटर, यानी कि जो वस्तु जितनी अच्छी ऑब्जर्वर होगी उतनी ही अच्छी एमिटर होगी। ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्व सब यानी कि ऑब्जर्वेटिव पावर, यानी कि ए से लिखते हैं ए बराबर 1 फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो तो आइडियल पर ब्लैक बॉडी होती है उसके लिए जो ए होता है यानी ऑब्जर्वेटिव पावर, उसका मान 1 होता है। ठीक है, क्या है फिर इमिसिव पावर की ब्लैक बॉडी के लिए अधिकतम होती है। इमिसिव पावर जो होती है वो ब्लैक बॉडी के लिए क्योंकि सबसे अधिक होती है इमिसिव पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या है, अरे प्रैक्टिकली देखें ब्लैक बॉडी क्या होती है, यानी फेरी ब्लैक बॉडी क्या है। व्यवहार में एक खोखला गोला मतलब होलो स्फीयर लेते हैं जिसकी भीतरी दीवार का जो होती है उसको हम काला कर देते हैं, बिल्कुल काला कर। ठीक है, और उसमें एक छोटा सा छिद्र स्मॉल होल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक गेंद होती है, गेंद यानी अंदर से पूरी पूरी तरह से अगर काली कर दें और उसमें एक छोटा सा स्मॉल होल कर दें तो, और छिद्र में से अगर हम विकिरण डालें अंदर, छिद्र में प्रवेश करने वाला विकिरण अंदर बार यानी अंदर बार बार परावर्तित होकर पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। यह छिद्र ही ब्लैक बॉडी का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट, वो कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, विकिरण की प्रकृति, यानी देख सकते हैं इसमें क्या है, विकिरण की प्रकृति केवल ताप मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करती है, पदार्थ के आकार पर। यानी जो विकिरण की प्रकृति होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ना कि उसके आकार पर। ठीक है, पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करती। फिर क्या, स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है। जो स्पेक्ट्रम विकिरण का होता है वो यानी कि सतत होता है। ठीक है, सभी वेवलेंथ उपस्थित, यानी कि कोई भी तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, फिर क्या, ताप बढ़ने पर अधिकतम ऊर्जा वाली वेवलेंथ यानी डेलियम कम होती है, यानी ताप बढ़ेगा तो जो अधिकतम ऊर्जा वाली वेवलेंथ होगी वो डेलियम कम होती ही जाती है। ठीक है, नीले रंग की ओर शिफ्ट होती जाती है यानी। ठीक है, फिर क्या है, कुल उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है यानी कि ई,
जो ई होती है वो अनुपात किसकी होती है, टी की पावर 4 के, टी की पावर 4 के अनुपाती होती है। यही उनका स्टीफेंस लॉ है। स्टीफेंस लॉ क्या है, जो ई होती है वो टी के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है, यही स्टीफेंस लॉ है। फिर क्या एग्जाम्पल्स देखो ब्लैक बॉडी के क्या है, सन या स्टार्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक बॉडी रेडिएटर, यानी सन और स्टार्स होते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो होते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएटर होते हैं, ठीक है। फिर फेरिस होलोस्फीयर विद स्मॉल होल, फेरिस होल यानी कि होलोस्फीयर मतलब खोखला गोला होता है जिसमें एक छोटा सा स्मॉल यानी छेद कर देते हैं, वो एग्जाम्पल होता है ब्लैक बॉडी के लिए, एग्जाम्पल एक हो सकता है, ठीक है। फिर सूटी या लैम्प ब्लैक कोटेड सरफेस, मतलब अच्छा ऑब्जर्वर होता है ये, ठीक है। फिर क्या है एग्जाम पॉइंट को देख सकते हैं आप लोग, क्या है, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर सबसे अधिक तर रिफ्लेक्टिव पावर शून्य होता है, मतलब इसके जो प्रकाश जाता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल शून्य होता है। और जो एमिसिव पावर मतलब होती है वो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या इसमें है, ब्लैक बॉडी ना तो ब्लैक रंग की होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक बॉडी जो होती है ना तो ब्लैक रंग की होना जरूरी है, और ना कोई वास्तविक वस्तु यानी कि या एक आइटम मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई यानी ब्लैक बॉडी नहीं बनी है जो यानी पूर्णतः प्रकाश को ऑब्जर्व कर ले, सिर्फ यह थियोरेटिकल है यानी कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी का उदाहरण क्या है, उदाहरण उत्तर यानी फेरिस होलोस्फीयर जो कि है सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी का उदाहरण है, सूर्य नहीं है, ठीक है। सूर्य केवल अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक बॉडी है, सिर्फ फेरी जो होलोस्फीयर हो वो यानी कि सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी का उदाहरण है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्या देखते हैं। फिर आता है हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का वर्णक्रमीय वितरण क्या है, किसी दिए गए ताप यानी टी पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है सभी वेवलेंथ यानी कि डेल्टा के वो, हाँ डेल्टा के लिए जो वो लेमडा के लिए होती है वो असमान रूप से वितरित रहती है, ठीक है। यानी जो किसी ताप पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा होती है सभी वेवलेंथ मतलब लेमडा के लिए असमान रूप से वितरित होती है। ई लेमडा मतलब स्पेक्ट्रम एमिसिव पावर, ठीक है। यह दर्शाता है कि प्रति इकाई वेवलेंथ रेंज में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया, इधर वेवलेंथ के लिए लेमडा के लिए बढ़ता क्रम है और इधर ई लेमडा के लिए बढ़ता क्रम है, ठीक है। यानी टॉप टी के लिए क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगी, इधर ऐसा जाएगा। फिर टॉप टी टू के लिए टॉप जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ई लेमडा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ऐसे टी लेमडा फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, सबसे ज़्यादा टॉप के सबसे ज़्यादा ई लेमडा होगा ऊपर, ठीक है। ये देख सकते क्या लिखा है कि ई लेमडा बी एस लेमडा का ताप बढ़ने पर पीक बाईं ओर शिफ्ट होता है, यानी कि क्या तब ताप बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, पीक जो होता है बाईं ओर शिफ्ट होता जाता है। देखते हैं पहले किधर था, राइट हैंड की ओर था, पहले किधर था, ये राइट हैंड की ओर था। जैसे जैसे ताप बढ़ता गया वैसे वैसे यानी कि दाईं ओर वो बाईं ओर शिफ्ट होता गया, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं क्या है, ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष के कंक्लूजन क्या है ग्राफ के, प्रत्येक ताप पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मतलब लैम्डा मीटर होती है जिस पर ऊर्जा उत्सर्जन अधिकतम होता है, यानी प्रत्येक ताप एक ऐसा ताप होगा, यानी कि आपने ऊपर देखा था, यानी पीक सबसे पीक पर क्या होता है अधिकतम होती है, यानी कि लेमडा एम जो होता है किसी लेमडा एम पर जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो सबसे अधिकतम होती है। फिर क्या ताप बढ़ने पर लेमडा एम घटता, जैसे जैसे ताप बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे लेमडा एम घटता जाएगा, नीचे नीचे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यानी कि यही बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला, ये क्या लिखा बीन्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कर्व जो है बाईं ओर खिसकता जाता है, ताप बढ़ाने पर लेमडा एम घटता है, यही क्या है हमारा बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला है। फिर क्या है, कर्व के नीचे का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या दे दर्शाता है, कुल उत्सर्जित ऊर्जा का, यानी कि टी की घात 4 की घात टी की घात 4 के बराबर होता है, यही स्टीफेंस ला है। कुल उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है मैंने आपको बताया था, ई जो होता है वो अनुपाती होता है टी की चतुर्थ घात के, ठीक है, यही है। फिर क्या आता है एनर्जी डेंसिटी क्या है, ऊर्जा घनत्व, यू क्या आता है, यू जो होता है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विकिरण ऊर्जा, यानी कि प्रति इकाई आयतन में यानी कि उपस्थित विकिरण ऊर्जा जो होती है, यानी कैविटी ब्लैक बॉडी इनक्लोजर के अंदर विकिरण ऊर्जा घनत्व ताप पर निर्भर करता है, यानी यू जो होता है वो क्या है 4 सिग्मा अपान सी इंटू टी की घात 4 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आगे देखते हैं, क्या सिग्मा क्या है इसमें, इसमें सिग्मा जो है स्टीफेंस कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एनर्जी डेंसिटी टी की घात 4, ठीक है। आगे देखते हैं क्या यू लेमडा डी लेमडा, यू लेमडा डी लेमडा बराबर लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा प्लस में स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। फिर क्या आता है रेडिएशन प्रेशर, विकिरण दाब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मोमेंटम होता है, यानी ठीक है मोमेंटम होता है, इसलिए जब यह किसी सतह से टकराता है तो सतह पर दाब प्रेशर उत्पन्न होता है, यानी जब किसी सतह से ये इलेक्ट्रो रेडिएशन टकराता है तो क्या दाब उत्पन्न होता है। उसके लिए जो फार्मूला होता है पी बराबर यू पॉइंट 3 होता है, यू क्या है स्टीफेंस वो यू क्या है
अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, क्या है ये एनर्जी ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। फिर क्या आता है, P बराबर 2U/3 पूर्ण परावर्तन के लिए, ठीक है। ऊपर क्या था, ये पूर्ण अवशोषण के लिए था, ऊपर जो था वो पूर्ण अवशोषण के लिए था, ठीक है, मतलब आइसोट्रोपिक रेडिएशन इन केविटी के लिए, ठीक है। P बराबर 2U/3 जो होता है पूर्ण परावर्तन मतलब सरफेस के लिए होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है। कोई रिवीजन की ओर देख सकते हैं, क्या है राशि, मतलब इधर राशियां लिखी, एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन प्रेशर, इधर लिखा है रिफ्लेक्टिंग के लिए, इधर ऑब्जर्विंग के लिए, ठीक है। तो एनर्जी सैंपल यानी सैंपल देखिए, एनर्जी डेंसिटी का यू से लिखते हैं, फार्मूला ऊपर बताया था मैंने आपको, यू बराबर होता है 4σ/c इंटू टी की घात 4। और रेडिएशन प्रेशर मतलब ऑब्जर्विंग सरफेस के लिए जिसे पी से लिखते हैं, और पी बराबर U/3 होता है। और रेडिएशन प्रेशर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होता है इसे पी से लिखते हैं, बराबर 2U/3 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करके जरूर जाइए, आपकी को एग्जाम में जरूर ही आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट यह सिद्ध करता है कि प्रकाश में मोमेंटम होता है, यानी फोटोन कॉन्सेप्ट के आधार पर, फोटोन जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर क्या है, प्रकाश में मोमेंटम होता है, यानी कि इधर चलता है प्रकाश, ठीक है। फिर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के आधार पर क्या है, पूर्ण परावर्तक सतह पर रेडिएशन मतलब प्रेशर जो होता है, रेडिएशन प्रेशर अवशोषक सतह की तुलना में दोगुना होता है, ठीक है, पूर्ण परावर्तक सतह पर, ठीक है, अवशोषक सतह की तुलना में क्या होता है, दोगुना हो जाता है। फिर क्या आ गया देखते हैं, प्लांक रेडिएशन थ्योरी क्या है, क्वांटम हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या है, क्लासिकल थ्योरी मतलब रेले जीन्स द्वारा अल्ट्रा वायलेंट जो होता है कैटोस्ट्रॉफी होते हैं, यानी कम वेवलेंथ पर अनंत ऊर्जा की भविष्यवाणी की गई, ठीक, कि समस्या को हल करने के लिए मैक्स प्लांक 1900 में ने एक नई क्रांतिकारी परिकल्पना दी। इन्होंने बताया, क्या बताया, ब्लैक बॉडी की दीवारें जो होती हैं असंख्य मतलब ऑसिलेटर मतलब दोलक से बनी होती हैं, असंख्य ऑसिलेटर से बनी होती हैं, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित व अवशोषित करती हैं, ठीक है। ये सबसे पहले उन्होंने बताया। फिर क्या बताया उन्होंने, प्रत्येक ऑसिलेटर जो होता है ऊर्जा को निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूस रूप में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेटों मतलब जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ठीक है। फिर क्या बताया उन्होंने, प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा जो यानी आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी ऊर्जा जो होती है हमारी ई, वो फ्रिक्वेंसी मतलब ई जो होता है वो अनुपाती होता है 1/t के, ठीक है। ये बताया उन्हें, समझ पाए तो। फिर क्या बताया, ऑसिलेटर की ऊर्जा जो केवल असतत मतलब डिस्क्रिएट मान ले सकती है, मतलब 0 h न्यू या 2 h न्यू या 3 h न्यू या n h न्यू के बीच में मान संभव नहीं, ठीक है, ऐसा है। और इसके बीच में संभव नहीं मतलब कि आधा हो सकता है, यानी 1/3 h न्यू या 1/2 h न्यू, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब पूर्ण यानी मान होगा, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट एनर्जी क्वांटम क्वांटिजाइजेशन क्या है, ई बराबर NH न्यू, ये हमारी जो ई बराबर होता है वो ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है। एन फोटॉन हो तो उसके लिए एन एच न्यू हो जाता है। एन का मान एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, ई बराबर एच न्यू एक क्वांटम फोटॉन की ऊर्जा, ठीक है। एच यानी ये जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसका मान जो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, आगे इंपॉर्टेंट नोट्स देखने क्या है। यह परिकल्पना जो है यानी क्लासिकल फिजिक्स से पूर्णतः भिन्न थी, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में ऊर्जा कॉन्टिन्यूस मानी जाती थी, ठीक है। फिर क्या आगे आगे बताया इन्होंने, प्लांक्स हाइपोथेसिस ने ही क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, ठीक है। प्लांक को फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी कहते हैं, यानी क्वांटम थ्योरी का फादर अगर आपको क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो क्या लगाएंगे, प्लांक को लगाएंगे, ठीक है। प्लांक ने जो है फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी को, प्लांक को ही क्वांटम फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। बड़े यंत्र तथा उच्च ताप पर प्लांक लॉ जो होता है वो क्लासिकल मतलब रेले जीन्स लॉ में बदल जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है बड़े यानी यंत्र उच्च ताप पर। फिर क्या है, प्लांक कांस्टेंट यानी एच एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है सभी ऑसिलेटर के लिए, जो एच होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या है, एग्जाम पॉइंट का आधार पर देख सकते हैं क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक यानी इफेक्ट होता है मतलब आइंस्टीन आइंस्टीन ने जो आपने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तथा ये क्या है, तथा वूहर थ्योरी दोनों प्लांक के ई एच न्यू कॉन्सेप्ट आधारित है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तथा वूहर थ्योरी जो है दोनों जो है प्लांक कांस्टेंट पर वो प्लांक थ्योरी पर ही आधारित है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, क्वांटम ऊर्जा की सबसे छोटी जो असतत इकाई है, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, ना कि कोई कण मात्र, कण कोई क्वांटम एक कण नहीं है, सिर्फ ऊर्जा की सबसे छोटी जो कि असतत इकाई है वह है क्वांटम, ठीक है। फिर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या आ सकता है, प्लांक कांस्टेंट एच का मान पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक, क्या आप बताएंगे, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, यानी एसआई इकाई उसकी जो होती है जूल पर सेकेंड या अर्ग पर सेकेंड होती है, ठीक है दोस्तों। जूल पर सेकंड नहीं दोस्तों, सॉरी, जूल सेकंड या अर्ग सेकंड होती है, ठीक है। अर्ग, जूल को अर्ग भी कहा जा सकता है। फिर क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं,
क्या है, यूनिट फॉर्म में देख क्या है, प्लांक रेडिएशन लॉ क्या है, फार्मूला प्लांक रेडिएशन लॉ का क्या है, फार्मूला इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में जो फार्मूला होता है ई लेमडा डी लेमडा बराबर होता है 8 पाई एच सी अपान लेमडा की घात 5 इंटू 1/e⁻ एच सी अपान लेमडा के टी -1 इंटू डी लेमडा, जहाँ एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, सी प्रकाश की चालक के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी परमताप है, ठीक है। फिर फार्मूला इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी बी के टर्म में क्या है, ई वी डी वी बराबर होता है 8 पाई एच वी क्यू अपान सी क्यूब इंटू 1/e⁻h इंटू एच न्यू अपान के टी -1 इंटू डी वी, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। फिर क्या आ गया था, एक्सप्लेनेशन देखो, क्या एक्सप्लेनेशन क्या है, डेरिवेशन आइडिया, केवल संकल्पना, डेरिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ संकल्पना देख सकते हैं हम लोग। क्या है, ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी जो को क्वांटम कॉन्सेप्ट मतलब ई बराबर एच न्यू एन एच न्यू के अनुसार निकालकर क्लासिकल एनर्जी डेंसिटी के सूत्र में रखने पर प्लांक्स लॉ प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को अगर हम क्वांटम कॉन्सेप्ट में ई एच न्यू एन एच न्यू के अनुसार निकालें तो क्लासिकल एनर्जी की डेंसिटी सूत्र प्राप्त होता है प्लांक के अनुसार, ठीक। यह विस्तृत गणना एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, केवल अंतिम सूत्र उसका फिजिकल मीनिंग है, यही पर्याप्त है, यही आपको पूछा जाएगा, यही याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिजिकल मीनिंग है, प्लांक्स लॉ की सभी वेवलेंथ के लिए, तो प्लांक्स लॉ है सभी वेवलेंथ के लिए कम मतलब शॉर्ट लेमडा होना चाहिए, मध्यम से अधिक लॉन्ग लेमडा सही परिणाम देता है जो प्लांक्स लॉ है, ठीक है। या एक्सपेरिमेंटल मतलब ई लेमडा लेमडा कब से पूर्णतः मेल खाता है, मतलब कोई विरोधाभास नहीं है, ई लेमडा और लेमडा में पूर्णतः जो अभी हमने ऊपर ग्राफ बनाया था उसके पूर्णतः मेल खाता है, ठीक है। शॉर्ट लेमडा मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर बीन्स लॉ में बदल जाता है, यानी कि अगर लेमडा यानी वेवलेंथ कम है और फ्रिक्वेंसी यानी लेमडा अगर हम कम कर दें और फ्रिक्वेंसी को अगर बढ़ा दें तो यह प्लांक्स लॉ है किसमें, बीन्स लॉ में बदल जाएगा। अगर हम लेमडा को रुको एक सेकेंड, अगर हम लेमडा को इंक्रीज कर दें और जो फ्रिक्वेंसी उसको डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, तो ये यही प्लांक्स लॉ है वो रेले जीन्स लॉ में बदल जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा दोस्तों। फिर क्या है, फिर क्या एप्लीकेशंस देखिए, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या, एप्लीकेशन जो है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या करता है जो प्लांक्स लॉ है। फिर क्या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ था बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दोनों प्लांक्स लॉ को निगमित मतलब ड्राइव किए जा सकते हैं दोनों, ठीक है। फिर क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन मतलब CMBR की व्याख्या में उपयोग, ठीक है। फिर क्या ताप दीप्त लैंप जो होता है इनकेंडेस्केंट लैंप जो होते हैं भट्टी मतलब भट्टी में ताप मापन में उपयोगी होता है प्लांक्स लॉ, ठीक है। फिर क्या एग्जाम ट्रिक देख सकते हैं, यदि प्रश्न में ई टू द पावर या एक्सपोनेंशियल टर्म लिखे बस सीधे प्लांक्स लॉ है, मतलब ट्रिक देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया ट्रिक आपके लिए लाए हैं। अगर ई की पावर में कुछ लिखा है या एक्सपोनेंशियल टर्म में कुछ भी लिखा है तो आप सीधे समझ आइए प्लांक्स लॉ है, ठीक, मार दीजिए सीधे प्लांक्स लॉ, ठीक है। फिर क्या, प्लांक्स लॉ ही एकमात्र नियम है जो पूरे स्पेक्ट्रम में सभी लेमडा के लिए मान्य है। प्लांक्स लॉ ही एक ऐसा है जो सभी स्पेक्ट्रम मतलब सभी लेमडा के लिए मान्य है, बाकी सभी जो बीन्स रिलेजेंस और जो भी जितने भी लॉ है वो केवल सीमित रेंज में ही सही है, ठीक है। प्लांक्स लॉ सभी लेमडा के लिए सत्य है, अगर कोई भी लेमडा दिया जाए तुरंत ही प्लांक्स लॉ लगा दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है इंपॉर्टेंट कि MCQ क्या है, प्लांक्स लॉ में -1 ना होगा सीधे एक्सपोनेंशियल टर्म ई की पावर -80 अपान लेमडा के टी होने पर बीन्स लॉ बन जाता है, ठीक है, अगर माइनस बनना दिया हो, अगर एक यानी ई की पावर ये लिखा ई की पावर -HC अपान लेमडा के टी अगर लिखा है तो डायरेक्ट आप ये बीन्स लॉ में बदल जाता है, ठीक है। फिर क्या आगे देखते हैं दोस्तों, फिर क्या है रेले जीन्स लॉ क्या है, यह नियम जो है वो क्लासिकल फिजिक्स मतलब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। इसमें केवल जो ऊर्जा होती है कॉन्टिन्यूस माना, इसमें ऊर्जा को क्या माना गया, कॉन्टिन्यूस। इसके लिए जो सूत्र दिया गया वो क्या है, ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू होता है 8 के पाई टी अपान लेमडा की घात 4 इंटू डी लेमडा। केवल लॉन्ग वेवलेंथ मतलब कम फ्रीक्वेंसी के लिए सत्य है। प्लांक्स लॉ था वो सबके यानी कि जो सभी वेवलेंथ के लिए सत्ता है, लेकिन जो रेले जीन्स लॉ है वो वेवलेंथ लॉन्ग यानी लेमडा का मान ज़्यादा होना चाहिए और जो म्यू का मान है वो कम, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हो रही है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग लेमडा मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेल खाता है, ठीक है। क्या है जो लॉन्ग लेमडा है वो क्या है एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेल खाता है। शॉर्ट लेमडा यानी कि म्यू भी क्षेत्र पर ई लेमडा अनंत में इन्फाइनिटी भविष्यवाणी करता है जो कि गलत है। शॉर्ट लेमडा नहीं होना चाहिए रिलीजन्स के लिए, लॉन्ग लेमडा होना चाहिए, ठीक है। इस विफलता को ही अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, इसी विफलता को जो कि शॉर्ट लेमडा के लिए अनंत नहीं हो जाता इसी को हम अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। फिर क्या आता है बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू होता है ए अपॉन लेमडा की घात 5 इंटू ई की पावर -B अपान लेमडा टी इंटू डी लेमडा, ये भी स्थिरांक है, बी बराबर क्या है HC अपान के, ठीक है।
ये शॉर्ट लेमडा यानी हाई फ्रिक्वेंसी पर आधारित यानी सत्य है। एक्सपेरिमेंटल डाटा से अच्छा मेल खाता है, यानी कि जो लेमडा है वो शॉर्ट यानी डिक्रीज यानी कम होना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। लॉन्ग लेमडा पर एक्सपेरिमेंटल कर्व से विचलन यानी डिविएशन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या आगे इसके अच्छा टेबल देख सकते हैं आप लोग। टेबल क्या है, बेस यानी कि रेले जीन्स ला क्लासिकल यानी कॉन्टिन्यूस एनर्जी के लिए आधार पर बेसिस है, ठीक है। बीन्स ला सेमी इंपेरिकल के लिए प्लांक क्वांटम ला पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है, लॉन्ग लेमडा के लिए रेले जीन्स सही है, बीन्स ला गलत है, और प्लांक्स ला सही है। प्लांक्स ला तो सब लेमडा के लिए सही है, यानी शॉर्ट लेमडा के लिए रेले जीन्स गलत है यानी अनंत ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। बीन्स ला सही है और प्लांक्स ला भी सही है। प्रमुख दोष क्या है इसके, टीओबी कैटास्ट्रॉफी इसकी प्रमुख यानी कि रेले जीन्स की प्रमुख इसके दोष है, ठीक है। बीन्स ला के लॉन्ग लेमडा पर डेविएशन यानी डाइवेशन हो जाता है, प्लांक्स ला का कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसमें से पूर्णतः सत्य है। बेलिटी रेंज, इसकी बेलिटी रेंज क्या है, केवल लॉन्ग लेमडा के लिए रेले जीन्स है, बीन्स ला केवल शॉर्ट लेमडा के लिए, और प्लांक्स ला संपूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। फिर क्या आता है आगे, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है, याद रखने योग्य क्या है। रेले जीन्स जो होता है उसमें टी की पावर वन तल लेमडा के माइनस 4 निर्भरता, मतलब बीन्स ला पर में एक्सपोनेंशियल डीके निर्भरता, ठीक है। फिर क्या, दोनों नियम प्लांक्स ला की सीमा मतलब लिमिटिंग केस यानी मात्रा में है, कोई पूर्ण सही नियम नहीं है, यानी दोनों रेले जीन्स और जीन्स बीन्स ला दोनों है वो पूर्ण सही नहीं है, सिर्फ प्लांक्स ला की सीमा पर आधारित है, ठीक। फिर केवल प्लांक्स ला ही एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से ही हर वेवलेंथ पर मेल खाता है, ठीक है। फिर क्या है, अल्ट्रा वायलेंट कैटोसाइबी शब्द केवल रेले जीन्स ला से संबंधित है। रेले जीन्स ला में ई लेमडा जो होता है, ई लेमडा अनुपाती टी के होता है, सीधा समानुपाती मतलब कि, तथा बनपान लेमडा के हाथ 4 के बराबर होता है रिलीजियंस लॉ में। फिर क्या आगे देखते हैं दोस्तों, फिर क्या स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ क्या है, किसी ब्लैक बॉडी द्वारा प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल ऊर्जा उसके पदमताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन नियतांक है ये। ई बराबर होता है जो अनुपाती टी की घात 4 के होता है, जब अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा टी की घात 4, जो कि सिग्मा होता है वो क्या होता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, जो ई होता है वो सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर होता है, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। फिर क्या है, इसका मान 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डब्ल्यू एम की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 4 होता है, ठीक है। यदि बस तो ब्लैक बॉडी नहीं है, मतलब क्या है, मतलब इमिसिविटी जिसकी ई से कम है, मतलब ई से लेस देन है, तब ई जो होता है ई सिग्मा टी की पावर 4 हो जाता है, ठीक है। यदि वस्तु का ताप टी जो है तथा वातावरण का ताप टी नॉट है, ठीक है, तब जो होता है ई जो होता है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के बराबर हो जाता है। फिर क्या आता है आगे, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तारों मतलब स्टार्स एवं सूर्य के पृष्ठ तापमान सरफेस टेम्परेचर का मापन इससे होता है, ठीक है। फिर पायरोमीटर द्वारा भट्टी मतलब फर्नेस के उच्च ताप का मापन होता है। फिर सोलर कांस्टेंट की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या आता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी के ताप टी पर उत्सर्जन जिस वेवलेंथ मतलब डेलियम पर अधिकतम होता है वह ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, टी जो होता है, यानी लेमडा एम टी जो होता है वो अनुपाती बी के होता है कांस्टेंट। बी क्या है, बीन्स कांस्टेंट है जिसका मान 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। फिर क्या आता है देखते हैं, अतः ताप यानी अर्थात ताप जो टी बढ़ने पर लैम्डा एम घटता है, वस्तु का रंग लाल पीला सफेद नीला की ओर बदलता है, लाल से पीले पीले सफेद और सफेद से नीले की ओर बदलता है। एप्लीकेशन क्या है, तारों के रंग से उनके पृष्ठ ताप का अनुमान, या नीले तार सबसे गर्म होते हैं लाल तार से ठंडे होते हैं, उनके पृष्ठ ताप के अनुमान से लगाया जा सकता है, ठीक है, तारों के रंग से। जो तारे सबसे ज़्यादा नीले होते हैं वो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, जो लाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। सन की सरफेस एंड टेम्परेचर लगभग 5778 केल्विन की गणना लैम्डा एम से है। जो सरफेस टेम्परेचर होता है सन का वो 5 यानी 6,000 के करीब होता है लगभग। थर्मल इमेजिंग यानी कि थर्मल इमेजिंग एंड इंफ्रारेड जो होता है थर्मोमेट्री होता है उसमें उपयोगी होता है इसका बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला, ठीक है। फिर क्या आता है, न्यूमेरिकल टिप्स देखने क्या है, लेमडा एम टी जो होता है वी के बराबर होता है, ठीक है। में इकाइयाँ ध्यान से लें, लेमडा एम मीटर में लेते हैं, टी केल्विन में लेते हैं, ये जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। ई बराबर सिग्मा टी के बाद 4 में टी को हमेशा केल्विन में परिवर्तित करें, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। दो वस्तुओं की तुलना में अनुपात विधि मतलब रेशियो मेथड का प्रयोग करें, E1/E2 जो होता है, E1/E2 जो होता है T1/T2 का 4 के बराबर होता है, दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए। डेल्टा एम अनुपात के लिए डेल्टा एम बर डेल्टा एम टू जो होता है वो T2/T1 के यानी व्युत्क्रमण ताप के अनुपात के बराबर होता है। एग्जाम पॉइंट मतलब स्टीफेंस लॉ में पावर 4 होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाना वाला बिंदु यही स्टीफेंस लॉ में, यानी टी की पावर कितनी होती है, 4 होती है, अभी बताया था मैंने आपको, ये होता है, ठीक है। फिर क्या आता है,
फिर क्या आता है, मोस्ट वांटेड एमसीक्यू का बीन्स कांस्टेंट बी का मान लगभग 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है, ठीक है। और जो स्टीफन कांस्टेंट होता है उसका मान 5.67 इंटू 10⁻8 W/m² केल्विन की घात 4 होता है, ठीक है। फिर क्या आगे आता है आपके लिए दोस्तों देखते हैं कि कंप्लीट फार्मूला सीट आपके लिए लाए। कंप्लीट रिवीजन के लिए फार्मूला सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब फार्मूला जरूर पढ़ के जाइए। और हाँ दोस्तों, ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल सेमेस्टर एग्जाम के नाम से वहाँ आपको मिल जाएगी, जरूर ही वहाँ से परचेस कर लीजिए। पूरी जो आपके लिए मिल जाएगी ये सीट, वहाँ से परचेस करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीट है जहाँ से आपको यानी पूरा आपके एग्जाम के लिए आपकी कवरेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। समरी देखिए क्या है, रेडिएशन ऊर्जा को EM वेव्स के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी का आदर्श अवशोषक व उत्सर्जक। स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिखाता है कि ऊर्जा केवल लेमडा पर अधिकतम है, ठीक है। फिर क्या है, क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है। यानी कि रेले जीन्स ला लॉन्ग लेमडा के लिए सही है, बीन्स ला शॉर्ट लेमडा के लिए सही है। पूरे स्पेक्ट्रम को समझा नहीं सकी, ठीक है। यूवी कैटोस्ट्रॉफी प्लैंक्स, ठीक है, यूवी कैटोस्ट्रॉफी को समझा नहीं सकी, ठीक है। फिर प्लैंक्स ने ऊर्जा को क्या किया, क्वांटिसेट किया, यानी ई बराबर एच न्यू बताया, एन एच न्यू बताया, मानकर एक ऐसा सूत्र दिया जो संपूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए सही है। इसी से क्वांटम थ्योरी की शुरुआत हुई। कुल उत्सर्जित ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती। मैंने आपको कम से कम 4 बार ये बताया होगा, जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ईवराज सिग्मा टेक 4 स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ये। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं, 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है। पहला है, ब्लैक बॉडी का ऑब्जर्वेटिव पावर जो होती है 1 होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, यानी कि फेरी ब्लैक बॉडी एक व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी का उदाहरण है, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हमेशा कंटिन्यूस होता है। फिर क्या है, ताप बढ़ाने पर लैम्डा एम घटता है, ये क्या किसने बताया था, बीन्स डिस्प्ले से पता चलता है। फिर क्या है, बीन्स कांस्टेंट बी का मान जो होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। ये कांस्टेंट के मान जरूर पढ़िए, ये एक ना एक जरूर आता है। फिर क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट क्या है, सिग्मा जो होता है वो 5.67 इंटू 10⁻8 W/m² केल्विन स्क्वायर के बराबर होता है। फिर क्या है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, ई बराबर सिग्मा टी बार बोल चतुर्घात के समानुपाती होता है, इसको चतुर्घात नियम भी कहते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट एच क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। फिर प्लांक्स हाइपोथेसिस क्या है, ई बराबर एन एच न्यू, एन का मान 0 1 2 3 हो सकता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर क्या, एक क्वांटम यानी कि फोटान की ऊर्जा कितनी एच न्यू के बराबर होती है। फिर क्या, रेले जीन्स लॉ केवल लॉन्ग वेवलेंथ पर मान्य है, रेले जीन्स लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, और वीन्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। रेले जीन्स लॉ की विफलता को अल्ट्रावायलेंट कैटोस्ट्रॉफी कहते हैं, यानी रेले जीन्स की जो विफलता है उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेंट कैटोस्ट्रॉफी कहते हैं। बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ केवल शॉर्ट वेवलेंथ पर मान्य है, ठीक है। प्लांक्स रेडिएशन लॉ संपूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए मान्य है। फिर क्या आता है, शॉर्ट लेमडा पर प्लांक्स लॉ जो होता है बीन्स लॉ में बदल जाता है, जब शॉर्ट लेमडा के लिए। लॉन्ग लेमडा पर प्लांक्स लॉ होता है रेले जीन्स लॉ में बदल जाता है। फिर एनर्जी डेंसिटी यू जो होता है वो 4μ/c इंटू 10⁻⁴ के बराबर होता है। फिर क्या था, रेडिएशन प्रेशर होता है, यानी एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए पी बराबर u/3 होता है, और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए पी बराबर 2u/3 होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रेशर एब्जॉर्बिंग सरफेस से दोगुना होता है, ठीक है। यानी कि जो रिफ्लेक्ट, ये आप जान सकते हैं, पी बराबर u/3 और पी बराबर 2u/3 यानी कि दोगुना होता है। प्लांक को क्या कहता है, फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी कहा जाता है, बस 1900 में इन्होंने प्लांक थ्योरी दी थी। फिर क्या आता है, रेले जीन्स लॉ जो होता है ई लेमडा समानुपाती टी के होता है, तथा ई लेमडा जो होता है समानुपाती 1.4 के हुए होता है। सूर्य के पृष्ठ ताप की गणना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से की जाती है। नीले रंग के तारे जो लाल रंग के तारों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, ये बता दिया आपको मैंने ऊपर। पायरोमीटर स्टीफेंस लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। नॉन ब्लैक बॉडी के लिए ई जो होता है वो ई सिग्मा T/4 होता है। ई बराबर जो होता है इमिसिविटी, ई जो होता है वो 1 से कम होता है इसके लिए। प्लांक्स लॉ में मजबर हटाने पर वह बीन्स लॉ बन जाता है, ठीक है। कर्व के नीचे के क्षेत्र पर ई लेमडा लेमडा जो ग्राफ का कुल होता है, कुल ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वस्तु की प्रकृति पर नहीं बल्कि केवल ताप पर निर्भर करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर क्या था, क्वांटम कॉन्सेप्ट ने ही आगे चलकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन ने दिया था उसकी व्याख्या को जन्म दिया। फिर क्या, फाइनल टिप्स देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कॉन्स्टेंट के मान यानी कि एच सिग्मा या वी फार्मूला की पावर T/4 λ/-5 λ/-4 तथा वैलिडिटी रेंज, कौन सा नियम किस लेमडा के लिए सही है, यह 3 चीज़ सबसे अधिक पूछी जाती है, जरूर याद करके जाना। जितने भी हमने फार्मूला दिए उसके कॉन्स्टेंट के मान जरूर याद कर लेना। T/4 जो होती है पावर्स होती है उनको याद करना, और कौन सा जो नियम है किस लेमडा की रेंज में आता है वो जरूर याद करके जाना। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें मस्त रहें, जय हिंद दोस्तों।